नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पर। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा रेट L2 साइंस परमाणु संरचना पार्ट 2। इससे पहले हम परमाणु संरचना का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। उसमें हमने परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और अब जो इस टॉपिक में हम बात करेंगे वो क्वांटम नंबर्स और कुछ नियम हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इससे संबंधित अगर आप संपूर्ण तैयारी चाहते हैं साइंस से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल के होम पेज पे जाकर प्लेलिस्ट में आप मॉडल पेपर्स और ऑनलाइन क्लासेस का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक परमाणु संरचना पार्ट 2। इसमें हम देखते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्वांटम नंबर्स जो होती है वो क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी देती है, उसकी स्थिति ऊर्जा के बारे में जानकारी हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जो है एग्जिस्ट करता है किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो हम अगर यहाँ पर बात करें तो जो क्वांटम संख्याएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। मेनली जो क्वांटम संख्याएं हैं वो 4 प्रकार की होगी, जिनके सिंबल होंगे N L M S। N L M S 4 तरह की है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम जानेंगे N क्या है, L क्या है, M क्या है और S क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल n से बताते हैं, n से इसको डिनोट करते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या। और ये हमें किसकी जानकारी देती है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी की जानकारी देती है कि जो नाभिक है हमारा, जो हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, नाभिक यहाँ पे होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है। तो ये डिस्टेंस की जानकारी देती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है, यानी कि कोश के आकार के बारे में हमें जानकारी देती है। ये मेनली जो साइज ऑफ शेल है, कोश का जो आकार है उससे संबंधित होती है। ये इसका बेसिक पॉइंट है कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, कोश के आकार के बारे में हमें बताती है। इसकी खोज निल्स बोहर वैज्ञानिक ने की थी। जो निल्स बोहर वैज्ञानिक था जिसने भी परमाणु का मॉडल दिया था, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में वॉच किया था परमाणु संरचना पार्ट 1 में, तो उस बोहर ने जो है इसकी खोज की थी। अब ये कोश के बारे में बताती है। तो कोश तो n है जो हमने पहले भी देखा था कि n इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से जो है वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। तो n का मान 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है अनंत तक। और इनका दूसरा नाम K L M N ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 वाली जो कक्षा होगी उसको K बोलेंगे, n इक्वल टू 2 वाली जो कक्षा होगी उसको हम L बोलेंगे और 3 वाली को M बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इनको नाम दे सकते हैं। अब कोश के अंदर हमें देखना है कि जैसे n बराबर 1 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n बराबर 2 है दूसरी कक्षा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनका सूत्र होता है कि कोश में अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर सूत्र के द्वारा हम किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर n बराबर 1 रखें तो 1 से हमें क्या मिलेगा, 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी n इक्वल टू 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। अगर हम n इक्वल टू 2 रखें तो हमें मिलेगा इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे कि n इक्वल टू 2 की बात करें तो उसमें जो है हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इस तरीके से n इक्वल टू 3 4 5 में सभी में जो है हम इस सूत्र के द्वारा 2n स्क्वायर के द्वारा, n जो है यहाँ पर कक्षा को बताती है, ऊर्जा स्तर को बताती है, यानी n का मान 1 2 3 4 5 पुट कर करके हम यहाँ से हर कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। फिर एक दूसरा सूत्र और आता है कि कोश में उपकोशों की संख्या अगर हमें निकालनी है कि किसी कोश में कितने उपकोश हैं, तो कोश के अंदर होता है दोस्तों उपकोश और उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, और कक्षक में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सूत्र लगाना है सीधा n स्क्वायर हम लगा सकते हैं कि जैसे n इक्वल टू a1 में देखना है तो 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी पहले कोश में एक ही उपकोश होगा। फिर अगर हम n इक्वल टू 2 रख दें यहाँ पे तो 2 रख देते हैं तो 2 का मतलब हो गया 4। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर उपकोश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये पहली क्वांटम संख्या हमारी खत्म होगी। इसका बेसिक जो है वो यही है कि ये कोश के आकार को बताती है और 2n स्क्वायर से हम इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या की बात करते हैं जिसका नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम
एल के द्वारा बताते हैं, स्मॉल एल के द्वारा। इसकी जो खोज की थी वो सोमरफील्ड वैज्ञानिक ने की थी। सोमरफील्ड वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और जानकारी किसकी देगी हमें? ये जानकारी देगी उपकोष के बारे में। उपकोष 4 होते हैं दोस्तों, फिक्स है ये, एस पी डी एफ। अभी तक जो खोज हुई है उसके अनुसार जो उपकोष हैं वो 4 होते हैं, एस पी डी एफ और एस पी डी एफ। अब हम एल के मान बता देते हैं कहां से कहां तक हो सकते हैं। तो ये 0 से n-1 तक हो सकते हैं। एल के जो मान है 0 से लेके n-1, जैसे n का मान 1 हुआ, n का मान 1 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 1-1 0, यानी कि जो पहला हमारा उपकोष होगा उसके लिए l का वैल्यू 0 आएगा। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2-1 मिलेगा हमें। 0 से 2-1, 0 से 2-1 का मतलब 1, दैट इज दो मान यहाँ पे मिल सकते हैं, 0 और 1। तो इस तरीके से हम इसमें n के मान रख रख कर l के मान निकाल सकते हैं। SPDF के लिए l के मान भी बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे जो S है उसके लिए 0 होता है, P उपकोष के लिए 1 होता है, D उपकोष के लिए 2 होता है और जो F उपकोष है उसके लिए 3 होता है। इस तरीके से हम जो है उपकोष के लिए l के मान देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखना है कि उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। थोड़ी देर पहले हमने कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली थी और कोष के लिए सूत्र था हमारा 2n²। यहां पर हमें उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सूत्र लगाना है 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। जैसे हम चाहते हैं कि S उपकोष के लिए निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसमें 2 रख देंगे और S के लिए L का वैल्यू कितना है 0, तो हम × 0 कर देंगे +1, तो 2 और 0 + 1 1 ही आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2। इस तरीके से जो है हम अगर हम बात करें कि S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे तो 2 आएंगे। यही कार्य हम P के लिए भी कर सकते हैं, D उपकोष के लिए भी कर सकते हैं और F उपकोष के लिए भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि उपकोष में अगर कक्षकों की संख्या निकालनी है तो सीधा 2l+1 का सूत्र हम लगा देंगे। जैसे कि l = 0 अगर हम रखते हैं तो 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि जो उपकोष S उपकोष है उसके अंदर कक्षक भी एक ही होगा। तो जो S उपकोष होता है उसमें ये एक ही बॉक्स बनाते हैं हम इस तरीके से, तो उसमें एक ही कक्षक होता है। P उपकोष की बात करें तो उसमें 3 कक्षक पाए जाते हैं इस तरीके से, ये 3 कक्षक। और फिर इस बॉक्स के अंदर मैक्सिमम या अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसका हमने लास्ट में जानकारी दी कि कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। 1 कक्षक में यानी एक कक्षक में तो 2। जैसे हम S में भरेंगे तो इस तरीके से विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P की बात करें तो P में भी एक कक्षक में तो 2 ही आएंगे, लेकिन पूरे P उपकोष की बात करें तो इसमें 6 आएंगे। आगे हम देखते हैं थर्ड टाइप की चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसलिए इसको m से डिनोट किया जाता है। और इसकी खोज जीमान वैज्ञानिक ने की थी। जो जीमान वैज्ञानिक था उसने इसकी खोज की थी और उपकोष में कक्षकों का अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कि किसी भी उपकक्ष में हमें कक्षक देखने हैं, उनका अभिविन्यास देखना है, तो उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है। और इसके जो मान होते हैं m के वो -l से 0 तक होते हैं। जैसे l = 0 रखेंगे तो -0 से +0 तक, यानी 0 ही वैल्यू आएगा उसका। और m के मान निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना होता है 2l+1, यानी हम यहाँ पे l = 1 0 पुट करते हैं तो हमें m वैल्यू 1 वैल्यू प्राप्त होगी s के लिए जो 0 होती है। अगर हम यहाँ पर l = 1 पुट करते हैं, l = 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 से लेके +1 तक। तो इसका मतलब हो गया -1 0 और +1, 3 तरह के वैल्यू में प्राप्त होंगे। और ये किसके लिए मिलेंगे हमें, क्योंकि l का मान 1 किसके लिए था, P उपकोष के लिए था। यानी कि जो ये P उपकोष है वो इस तरीके से -1 0 +1, ये 3 इनके नाम हो जाएंगे। जिसके अंदर कक्षक हैं उनके नाम -1 0 और +1 हो जाएंगे। D की बात करें तो D में 5 कक्षक होते हैं और F की बात करें तो उसमें 7 कक्षक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वांटम संख्या नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या की, जिसकी खोज की थी यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। और ये चुंबकीय व्यवहार बताती है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय व्यवहार कैसा रहेगा। तो हमने बताया अभी कि जो कक्षक होता है उसके अंदर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक बॉक्स के अंदर, और दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं।
मतलब ये जो कक्षक है हमारा, जैसे एस के लिए हम बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस यानी स्पिन से है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसलिए एस से इसको डिनोट करते हैं। चक्रण का मतलब स्पिन होता है। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 दिशाओं में चक्कर लगाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये घड़ी की सुई की दिशा में प्लस हाफ और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में माइनस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा इस तरीके से, इस तरीके से चक्कर लगाएगा, तो इसके लिए इसका वैल्यू होगा प्लस हाफ। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से चक्कर लगाएगा, तो वो चक्कर लगाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से चक्कर लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की सुई की दिशा में अगर होता है तो प्लस हाफ, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम माइनस हाफ। इस तरीके से 2 मान इसमें हम बता सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये चारों क्वांटम संख्याओं का अध्ययन किया, उसके बाद हम चारों क्वांटम संख्याओं को एक साथ एक सारणी या टेबल के सहायता से समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हमें वैल्यूज मिलती है। इस सारणी में हम n का मान देखेंगे, l का, m का और कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जानकारी प्राप्त करेंगे, किस कोश में, किस उपकोश में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास कोश है K, इस तरीके से हमने बीच में नाभिक होता है और इस तरह चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जैसे n बराबर 1 यानी K, n बराबर 2 यानी L, n बराबर 3 अगर हम देखेंगे तो उसको m उपकोष बोलेंगे और n के लिए n बराबर 4 होगा। इस तरीके से हम कोष बता सकते हैं। अब अगर हमारे पास n का मान 1 अगर आता है, फर्स्ट देखते हैं हम 1 के लिए क्या कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर l का मान होगा 0 से n-1 तक, जिसका हमने अभी अध्ययन किया था। तो n का मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, यानी 0 से 0, यानी जो l का मान आएगा 0 आएगा। और जब भी l का मान 0 आता है तो उपकोष होता है S उपकोष, और m का मान 1 प्राप्त होगा। कक्षक निकालना है तो n स्क्वायर करना है, n कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी एक ही कक्षक इसके अंदर होगा S उपकोष के अंदर। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से निकल जाएंगे जो कि 2 आएंगे। अब n = 2 की अगर हम बात करते हैं, कोश L के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें 0 से n-1 रखने का मतलब हो गया 2 - 1 अगर हम कर देंगे तो 0 से 1, यानी 0 और 1। 0 के लिए उपकोष होगा 1, और जो हमारा 1 है, L का मान यदि 1 आता है तो उपकोष हो जाएगा हमारा P। इस तरीके से अब S इसमें बता देते हैं हम आपको कि जो S उपकोष होता है उसमें 1 कक्षक होता है, जो P उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं 3, जो D उपकोष होता है उसके अंदर 5 कक्षक होते हैं, और जो F उपकोष होता है उसके अंदर 7 कक्षक पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि S का तो लेंगे 1 कक्षक, और P के लेंगे 3, 1 + 3, यानी टोटल जो 4 कक्षक जो है यहाँ पर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या हम 2n स्क्वायर से निकालेंगे जो कि 8 आएगी, क्योंकि n का मान हम 2 रखेंगे यहाँ पे। जैसे 2 रखा जाएगा तो 2 × 2 4 और 4 × 2 8 जो है हमें प्राप्त यहाँ पर हो गया, यानी n बराबर 2 जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पर m का मान देखना है और n का मान 3 है, तो 3 आते हैं हमारे पास, 0 से n-1 रखेंगे तो 3 - 1 होता है 2, यानी 0 से लेके 2 तक। अब 0 से लेके 2 का मतलब हो गया 0, 1 और 2, तो ये 0, ये 1 और ये 2। जब 0 होगा l का मान तो उपकोष होगा S। जब हमारे पास l का मान 1 होगा तो उपकोष होगा P, और जब हमारे पास l का मान 2 होगा तो उपकोष होगा D। तो इस तरीके से हमारे पास S का तो 1 कक्षक आ जाएगा, P के 3 कक्षक आ जाएंगे और D के 5 कक्षक आ जाएंगे, यानी टोटल कक्षक कितने हो जाएंगे 9। और 9 कक्षक अगर हमारे पास मिल जाते हैं तो इसका n स्क्वायर का हमें दुगना करना है, यानी 2 दूनी 18। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है इसमें n बराबर 3 में जो है हमें 18 मिलेंगे। इसी तरीके से हम बात करें n = कोश n की बात अगर हम करें, यानी कि अगर हम यहाँ पे n का मान 4 रख दें तो 4 रखने पर हमें 4 - 1 3, यानी कि 0, 1, 2 और 3 चारों चीजें मिल जाएगी। 0 के लिए S होगा, 1 के लिए P होगा और 2 के लिए D होगा, और 3 जब मिलता है L का मान तो उपकोष F होगा। यानी टोटल यहाँ पर जो है हमें कितने कक्षक मिल जाएंगे, 3 और 1 4, 5 4 9 और 7 16 कक्षक हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसके दुगने यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो S उपकोष होता है उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। P उपकोष की आकृति होती है डंबलाकार। D उपकोष की आकृति होती है डबल डंबलाकार, और F में भी वर्क चल रहा है, ये जटिल आकृति का होता है। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि S उपकोष कैसा होता है, गोलाकार, P उपकोष कैसा होता है, डंबलाकार,
ड्यूब कोश की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, डबल डंबल, और एफ जटिल होता है। नोडीय सतह की परिभाषा देखते हैं कि नोडीय सतह क्या होती है। तो हम जानते हैं कि बीच में नाभिक होता है और n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, 2 में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1 और 2 के बीच का जो ये स्पेस दिख रहा है, रिक्त स्थान, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह। नोडल सतह जो है उसको बोला जाता है दोस्तों।